So today's topic is electric field of lines or line of forces. line of forces. तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले हमें यह बताया कि जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. अब यहां से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पा रहे थे. यहां पे आपको यह भी पता लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. यहां पर ही आपको यह भी पता चला था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा. नाउ माइकल फैराडे गेव अस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को उन्होंने लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा. लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा. तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से स्टडी करते हो, अब हम उसको किसी डायग्रामेटिकली फॉर्म में स्टडी करेंगे. डायग्रामेटिकली फॉर्म में जब उन्होंने स्टडी किया तो व्हाट ही फाइंड इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय द एरोस. बाय द एरोस. सपोज like this. और आप शायद देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे एरो का साइज थोड़ा छोटा करता जा रहा हूं जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जा रहा हूं. तो बेसिकली उन्होंने यहां पे हमें ये बताया these arrows basically give us the direction of electric field. यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए एरो आउटवर्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए एरो इनवर्ड होंगे. सेकेंड उन्होंने बताया मैग्नीट्यूड के लिए यहां पे जो एरोस का साइज है, एरो का जो साइज है दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड साइज ऑफ एरो. यानी कि जहां पे एरो बड़ा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है. ये हमें जस्टिफाई भी करता है. उसके बाद फर्दर इसको मॉडिफाई किया गया बाय द अगेन माइकल फैराडे. तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या करेंगे, सपोज पॉजिटिव चार्ज लें. पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को कुछ सिंगल लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अभी पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर दूंगा. ठीक है जी. अब यहां पे क्या इशू आया, यहां पे मैग्नीट्यूड का इशू आया. देखो डायरेक्शन तो फिर पता लग रही है कि एरो की डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन and it help us to find out the direction of electric field intensity also, है ना. पर इशू क्या आया, इशू आया मैग्नीट्यूड का, क्योंकि यहां पे तो हमें साइज ऑफ एरो बता रहा था मैग्नीट्यूड, यहां कौन बताएगा. यहां पे मैग्नीट्यूड के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी कि हम आम भाषा में बात करेंगे कि भाई जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा. डेंसिटी का मतलब हो गया ना. ठीक है. यानी कि सपोज यहां नियर बाय देखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इससे थोड़ा दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कम है. तो डेफिनेटली जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा. वहां पे मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा. इन दो कंसेप्ट्स की मदद से उन्होंने हमें डेफिनेशन दी और डेफिनेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी कंसेप्ट है. इमेजिनरी कंसेप्ट है. तो अगर इसकी डेफिनेशन मैं लिखूं तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने, कैसे एक्सप्लेन किया कि लेट सपोज आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें
जिसको आप सोर्स चार्ज रख सकते हो। इस पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय आप एक छोटू टेस्ट चार्ज रखें, जो हमारा टेस्ट चार्ज, छोटू टेस्ट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है फिर वो चाहे नेगेटिव चार्ज है। इसका टेस्ट चार्ज हम थोड़ी देर के लिए इधर रख देते हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा कि ड्यू टू द गिवन चार्ज, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर उसको अलाउ कर दिया जाए फ्रीली मूव करने के लिए, देन दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो यानी कि अगर मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इन दो चार्जेस को अगर मैं जोड़ दूं, राइट है ना, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने की वजह से चार्ज इधर को मूव करेगा। ऐसे ही आप कहीं पर भी ड्रॉ करते जाओगे, देन यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। तो इन सब केसेस से आपको एक पॉइंट और पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो, अगर हम सेंटर माने पॉजिटिव चार्ज को, सोर्स चार्ज को, तो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो सिमेट्रिकल है, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। तो यहां से क्लियर पता लग रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स, आर रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर हो गया पुत्र? देखो जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है करेंगे हम वही सब कुछ, लेकिन उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऐसे ही यहां पे इस चार्ज को रखा पुत्र, नेगेटिव सोर्स चार्ज को। अब यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, अगेन सर इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ दीजिए। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अंदर को अट्रैक्ट होगा, अंदर को अट्रैक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, दे आर ड्रॉन लाइक दिस। वो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे जिससे क्लियर कट पता लग जाता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स। इन सब कंसेप्ट से अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। So as per the definition, electric field of lines are the imaginary lines, they are hypothetical lines inside the electric field of a source charge, inside the electric field of a source charge is in such a way such that if positive charge are placed in the electric field and it is allowed to move freely, then the direction in which it moves, that will be the direction of electric field इंटेंसिटी। पहले मेरी बात समझ में आई, डेफिनेशन में यहां पे लिखता हूं, पहले बात समझ में आ गई। सो एज पर द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू मूव फ्रीली, इफ अलाउड टू मूव फ्रीली। क्लियर हो गया? लिख दूं यहां पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक field of lines are imaginary lines। ये ध्यान में रखिएगा, ये imaginary lines हैं, imaginary lines, they are imaginary lines in the electric field, in the electric field, in the electric field along which the test positive charge, along which the test positive charge would move if freely allowed to do so, if freely allowed to do so। देखिए डेफिनेशंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, बट मीनिंग यही रहेगा। तो अगर आप किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उत्तर क्लियर हो गया? सो अब हम इससे आगे स्टडी करना शुरू करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। रब कर दूं? So let's start discussing the properties of line of forces.
और जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे वो सारे हो जाएंगे। सबसे पहले दे मीन्स कौन? लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस originates from positive charge and ends or terminates at negative charge। आपने पीछे अभी डायग्राम देखा कि सर जी ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, है ना, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? यस। देखिए समझ के करिएगा, रट्टा मार के नहीं, ठीक है। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व और लूप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज से जाके दोबारा पॉजिटिव में आ गया। जैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्लास 10th में स्टडी करते हो, नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं पुत्र। बट इनसाइड द मैग्नेट जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती हैं, साउथ से निकलती है और नॉर्थ में हम सपोज करते हैं एंटर कर जाती है। बट ये ऐसा नहीं करती, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। ऐसा नहीं होता चार्जेस के केस में, तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। यानी कि चार्जेस के केस में पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, लेकिन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में फिर नहीं जाएगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया पुत्र? थर्ड, बिकॉज इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपके कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर टर्मिनेट्स और एंड्स नेवर टर्मिनेट्स इन स्पेस। स्पेस में आपको पहले भी बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जीरो होगी? इन्फिनिटी पे। यानी कि स्पेस में आप जितना दूर जाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर टर्मिनेट्स इन द स्पेस। सर यहां तो खत्म कर दी। अरे भैया समझाना भी तो है ना, बोर्ड छोटा है, कहां तक ड्रॉ करता जाऊंगा। जस्ट वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है दे नेवर टर्मिनेट, दे नेवर एंड इवन इन द स्पेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र आपका? सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये बड़ा पॉपुलर प्रॉपर्टी है, आपके बुक में दिया हुआ है। अच्छा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, या लाइन की बात करूंगा, एक का मैं समझा दूंगा, बाकी वैसे होगा। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन at any point gives the direction of electric field at that point। ऐसा है पुत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो स्ट्रेट और कर्व हो सकती हैं, स्ट्रेट और कर्व हो सकते हैं। अभी बहुत से एग्जांपल हम स्टडी भी करेंगे जहां पे कर्व आएगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, तो हम क्या करेंगे? सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है पुत्र, आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आप क्या करेंगे? इन पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। सपोज यहां पे टेंजेंट ये रहा, यहां पे टेंजेंट ये रहा, यहां पे टेंजेंट ये रहा। समझ आया पुत्र? सो दीज टेंजेंट्स विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट which is supposed to be taken on the electric field line. So tangent drawn on the electric field of line at any point gives the direction of electric field intensity at that point. समझ आ गया ये point?
साथ साथ चलेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे पुत्र, ठीक है। नेवर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व मैंने बता दिया है ना। अब आता है आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट, जो 99% चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन पूछने के। क्या? दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ये जा रही है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर ये आ रही है तो वो ऐसा नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? रीजन, यहाँ पे रीजन भी आता है व्हाई दिस हैपन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन क्या होगा पुत्र? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकोगे। सपोज नीचे वाली लाइन की वजह से, लाइन ए और लाइन बी, लाइन ए की वजह से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में, बी की वजह से करोगे तो इस डायरेक्शन में, राइट। तो यानी कि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स हो गए। अगर दो टेंजेंट हो गए तो हेंस यू कैन से दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज नेवर पॉसिबल। तो रीजन में आप क्या लिखेंगे? इफ टू लाइन्स intersect at a point, then there will be two tangents, hence two directions of field of electric field at that point, which is never ever possible, which is never possible or impossible। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? yes। ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट कर दोगे तो उन दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने की वजह से एक पॉइंट के ऊपर ही आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? दो टेंजेंट्स, यानी कि दो डायरेक्शंस। और अगर ऐसा हुआ तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नेवर पॉसिबल। सो अवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस are perpendicular, to the charge or conductor having charge। यानी कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करो या किसी कंडक्टर की बात करो, लेट्स सपोज हमने एक रॉड ले ली, इस रॉड को आपने यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया, प्लस 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 प्लस, या फिर आपने एक चार्ज बॉडी कोई भी सर्कुलर स्फेरिकल किसी भी शेप में ले ली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चाहे चार्ज किसी भी नेचर का हो। समझ आ गई पुत्र? काफी है यहाँ पे डायग्राम्स। ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट सजेस्ट लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड attracted by नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ पुत्र कि सपोज आपके पास लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं ऐसे, ठीक है जी, आगे बीच में कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ इनको मिल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन किसी और चार्ज की वजह से है, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जैसे इसके नजदीक आएंगी तो यहां से रिपेल हो जाएंगी, ये रिपेल। ठीक है जी। अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं और रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज मिल गया तो तब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। सपोज ये आ रही है, अगर इसके ज्यादा क्लोज है तो अट्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स, ये जा रही है सीधा अट्रैक्ट हो गई टूवर्ड्स। डायग्राम गंदा गंदा बन रहा है। सपोज ये दूर है, ये लाइन थोड़ी दूर है, तो ये अट्रैक्ट तो होगी लेकिन एंटर नहीं कर पाई, दूर से निकल गई। ठीक है पुत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया पुत्र। 8th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, electric field of lines is directly proportional to the magnitude of charge। इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बेस पे आया हुआ है, धीरे धीरे क्वेश्चन भी करते जाएंगे और हम समझते भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी चार्ज उतना ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अगेन समझने के लिए। सपोज यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे किसी दूसरी बॉडी के ऊपर प्लस 2q चार्ज है, नॉट प्लेस नियर बाय, दूर दूर पड़ी। अब अगर आप इस प्लस q चार्ज की वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हो 4, तो इसकी वजह से जो प्लस 2q चार्ज होगा, इसकी वजह से अगर मैग्नीट्यूड डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी डबल होनी चाहिए। और अभी तक आप शायद नोटिस कर रहे होंगे मैं सारी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ही ड्रॉ कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो पुत्र। अगर इसके यहाँ पे सपोज एक और ड्रॉ कर दूंगा तो यहाँ पे 2 और ड्रॉ करनी पड़ेंगे मुझे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि हम ये कहें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ज्यादा। यहां तक क्लियर हो गया। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, वो भी समझ लेते हैं पहले। एक अच्छा न्यूमेरिकल है। लेट्स सपोज आपने एक बॉडी को चार्ज दिया Q1, एक बॉडी को चार्ज दिया हुआ है Q2। वी डोंट नो अबाउट द नेचर एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है मतलब सिर्फ इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसका पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। सपोज सबसे पहले मैं लाइन सेंटर इनके निकाल रहा हूं, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 चार्जेस। ठीक है, ये इसका दूसरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है पुत्र। अब लाइंस देखिए, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को निकालेंगे कुछ इस तरह से, 1 2 3 4। आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, और आपको इस तरह के डायग्राम की मदद से लेट्स सपोज ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको इजी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। अब कैसे करें, और कुछ नहीं दिया हुआ पुत्र, और इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो हमें देखना होगा। सबसे पहले हमें
कंसेप्ट उठाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। यहाँ पे जितना चार्ज है, इनको 2 मिनट के लिए रब कर दूं या ड्रॉ रहने दो, कोई बात रहने दो। अब आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों चार्जेस की हैं कितनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 9 है पुत्र, इसकी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी 7 है। या तो इजी करने के लिए इनको होल नंबर में ले लो, ठीक है ना, बट चलो अभी हम इसको ही देख लेते हैं, हमें वैल्यू से कोई लेने देने, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। तो अब इसके नंबर ऑफ लाइन 9 है, 2 2 4 2 6 8, यहाँ पे 7 है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि Q2 की वैल्यू Q1 के मुकाबले कम है, कम है पुत्र। दूसरा एक पॉइंट क्लियर हुआ कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है और यहां एंटर कर रही है, तो यानी कि Q2 एक नेगेटिव चार्ज होने वाला है, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। और यहां से इस कंसेप्ट को अगर उठाएं हम, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि ये 9 लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ Q1 है, ये 7 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय Q1 निकालना चाहूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कट जाएगी, सो वो वैल्यू आएगी, सॉरी Q1 बाय Q2 निकालना है, Q1 बाय Q2, तो वो आ जाएगा 9/7, 9/7। क्लियर हो गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस लेमो आपने काउंट किए और उसके हिसाब से आपने वैल्यू पुट कर दी। अब आंसर के अंदर जो ऑप्शंस हैं, लेट्स सपोज, अब आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। -9/7, फोर्थ -7/9, क्या आंसर होगा? थर्ड। रीजन, क्योंकि आपको Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो नहीं पूछा है, आपको पूछा है Q1/Q2 का रेशियो। अब यहां से क्लियर हो रहा है, जो मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि Q2 विल बी नेगेटिव, तो Q2 नेगेटिव होगा, तो Q1/Q2 कैन बी रिटन एज 9/-7, यानी कि -9/7। So this is the answer for this question. So our next property, 9th property, ये क्या कहता है? Electric field of lines, electric field of lines contract longitudinally, longitudinally. और यहां पे ही अलग से प्रॉपर्टी बना लो या फिर साथ में बना लो, एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, एंड अनदर वर्ड इज एक्सर्ट प्रेशर या एक्सर्ट प्रेशर या रिपल्शन। लेटरली। अब इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है पुत्र। ये डिपेंड करता है चार्ज किस तरह के हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सर्ट लेटरली रिपल्शन, यानी कि लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं पुत्र, सिमिलर चार्ज लेते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर ये अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है कुछ ऐसी बनेंगी। अब हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 4 ही बना रहे हैं, ठीक है पुत्र। अगर ये अकेला होता ये वाला तो इसकी वजह से भी कुछ ऐसी ही बनती, सिमेट्रिकल होंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है पुत्र। लेकिन अब जब सिस्टम के अंदर दोनों को नियर बाय रखा है, तो अगर ये ऐसा रहा तो एक पॉइंट आएगा जब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, एक पॉइंट आएगा जब ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। बट अभी आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट, तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है ये दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो देखिए लेटरली साइड वाइज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक है। दे एक्सर्ट प्रेशर और रिपल्शन लेटरली फॉर लाइक चार्जेस, ठीक है पुत्र। अब ऑपोजिट चार्ज का नेचर रखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकली, यहां से निकली और यहां पे एंटर करेंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटर करेंगे। ऐसा ही होना है उत्तर। तो अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली यू कैन सी लाइक दिस। तो कुछ हद तक इस तरह का डायग्राम आएगा। अब अगर इनके सेंटर्स को जोड़ दो तो वो आपको इस तरह दिखेगा। यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर जीरो आएगी, इन बिटवीन जीरो आएगी। ठीक है ना, हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि अगर सेम नेचर के चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्ज जीरो होगा। अगर ऑपोजिट नेचर के होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जीरो होगा कहीं। सो अवर 10th प्रॉपर्टी सजेस्ट दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, कहने का मतलब क्लोजनेस। ठीक है, यहां पे वो लिख दूं वर्ड relative closeness. So density of electric field of line is also directly proportional to electric field or magnitude, electric field's magnitude. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा होंगी, यानी कि जितनी ज्यादा रिलेटिवली वो क्लोज होंगी एक दूसरे के, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप यहां से वो भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स सपोज आप एक डायग्राम देखें, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट Q, पॉइंट R। अब उत्तर आपको दिख रहा है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर मच क्लोजर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एट अ पॉइंट Q। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R इज अगेन ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। और लगभग सिमेट्रिकल दिख रहा है ग्राफ से या डायग्राम से, सॉरी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन P पे है लगभग उतने ही क्लोज R पे भी है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसके बेस क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है पुत्र। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11th, line of forces or electric field of lines, line of forces are symmetrical about या around the line joining the two charges, यानी कि एक सपोज चार्ज यहां पड़ा है, ठीक है पुत्र। थोड़ा सी पिक्चर बनाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, हम इसको हटा देते हैं। एक चार्ज यहां पड़ा है पुत्र प्लस Q, ठीक है जी। एक यहां पड़ा है Q से माइनस Q, हमें नहीं पता कितने की वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो 4 ही निकल पा रही हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं दे आर मच क्लोजर हियर। तो आपको अगर ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाए, डायग्राम इस तरह से शो किया जाए पुत्र, और आपसे पूछा जाए टेल अस विच चार्ज इज बिगर,
अब कैसे फाइंड करोगे? एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा चार्ज ज्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब लेट्स सपोज आपको ग्राफ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ नहीं की गई, आपको सिर्फ दो चार्ज दिए गए, एक प्लस Q1 या एक Q1 और एक Q2, नेचर भी छोड़ दो, हमें नेचर भी पता लगी रही है, यहाँ पे पता लग रही है ना? Yes, चलो अब बताइए विच इज बिगर, Q1 और Q2? हाउ? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ नहीं की, सिर्फ दो ही ड्रॉ की हैं। डायरेक्शन से क्या पता लगा? डायरेक्शन से तो ये पता लगा कि Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, यहाँ से निकल रहा है उधर को जा रहा है। Q2 की लाइंस बिल्कुल सही है, द लाइन ऑफ फोर्सेस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब इन दो लाइंस को अगर जोड़ दिया जाए तो ये चार्जेस कहता है सिमेट्रिकल होने चाहिए थे लाइन ऑफ जॉइनिंग। अब यहाँ पे अगर आप लेट सपोज एंगल ले, एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल ले लीजिए लेट सपोज फाई, ठीक है। अब आप क्लियर कट देख रहे हैं कि एंगल थीटा की वैल्यू फाई के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी कि अगर जो मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया, ठीक है ना, उल्टा समझा रहा हूं, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल Q2 चार्ज के अराउंड मेरे को सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइन ऑफ फोर्सेस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस और अराउंड द चार्ज, वो भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि फाई एंगल पे ही सारी की सारी लाइंस बनेंगी, फाई एंगल्स पे बनेगी ना पुत्र। तो यानी कि फाई एंगल्स पे पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 6 लाइन ऑफ फोर्सेस की। यहाँ पे सर एंगल थीटा जो है, अगर उसके हिसाब से हम एंगल के हिसाब से लाइंस बनाएंगे तो एक, अगर हम अप्रॉक्सीमेट इसको 2 मिनट के लिए 120 डिग्री ले लें, इसको 60 डिग्री ले लो, ठीक है ना, तो 60 डिग्री के हिसाब से आपने एंगल बना दिया 3। 120 के हिसाब से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? 4। तो पुत्र अब आपको यहाँ से क्लियर कर पता लग गया, इसकी 4 ही लाइन ड्रॉ हो रही हैं, उसकी 6 लाइंस। तो वी कैन से Q2 is greater than that of Q1 in magnitude। यहां तक कोई इशू? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस which are equidistant, second parallel and in same direction, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस पे हों, पैरेलल हों और सेम डायरेक्शन में हों, represents uniform electric field of lines, uniform electric field of lines की तो कहानी हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये देखिए, ये देखिए, ये भी देख लीजिए और ये भी देखिए। तो इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है और ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंस में है। यानी कि अगर आप पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी लोगे तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। क्यों? क्योंकि सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं। सर नॉन यूनिफॉर्म कैसी होगी? सपोज एक लाइन ऐसी है तो दूसरी ऐसी आ रही है, तीसरी ऐसी आ रही है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बेंड कर लो, थोड़ा सा। सो दे आर नॉट सपोज टू बी पैरेलल, ठीक है। तो डेफिनेटली जहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा है वहां पे मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। जहां पे ये दूर दूर दिख रही हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी यहाँ पे कम होगी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चले 13th, इलेक्ट्रिक फील्ड of lines inside the hollow conductor, ध्यान रखिएगा जो वर्ड लिखा जा रहा है, inside the hollow conductor
और वेयर चार्ज इज इन रेस्ट, वेयर चार्ज इज इन रेस्ट इज जीरो। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, ठीक है। अब चार्जेस इज इन रेस्ट जो होता है, इस कंडीशन को बोला जाता है पुत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्योंकि अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन किसी ने भी, पॉजिटिव ने या नेगेटिव चार्ज ने ट्रेवल किया, तब वहां पे चार्ज ट्रेवल करेगा तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएंगे। अगर कंडीशन इलेक्ट्रोडायनेमिक हुआ, चाहे वो कंडक्टर के अंदर भी, लेकिन वो होलो नहीं होगा वैसे भी, ठीक है ना, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका कंडक्टर हॉलो है, क्योंकि चार्ज इमीडिएटली आ जाएगा ऑन टू द सरफेस, या फिर आपका ऐसा कंडक्टर है जहां पे चार्ज रेस्ट में है, यानी कि चार्ज की वैल्यू वेलोसिटी की जीरो है, चार्ज की नहीं, चार्ज की वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो वहां पे कितनी होने वाली है, जीरो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द फार फील्ड एंड नियर फील्ड। ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है पुत्र, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लेट सपोज कर लीजिए आप दो चार्जेस को ही स्टडी कर रहे हो व्हेन यू आर नियर टू देम, एंड सेम दो चार्जेस को एज अ सिस्टम स्टडी करोगे जब आप उन चार्जेस से बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है। मतलब बना के देखें। लेट सपोज एक +2q चार्ज ले लो, एक -q चार्ज ले लो ठीक है जी। यहां पे हम ये समझ गए होंगे कि भैया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंटर करेंगी, पॉजिटिव है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी। दूसरा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो यहां पे जितना भी वैल्यू है उसके मुकाबले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आधी होंगी, क्योंकि चार्ज का वैल्यू हाफ है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। बना के देखें। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले टुक 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 लाइन ज्वाइन करा देंगे, सेंटर्स को ज्वाइन करा देंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है पुत्र, कोऑर्डिनेट समझने के लिए, ठीक है जी। अब आप क्या कीजिए, 1 2 हुई, 2 3 4, लेट सपोज सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो यहां पे क्या होंगी सर जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 होंगे पुत्र, 4 होंगे। अभी सिंपल सिंपल समझ रहे हैं पुत्र, अभी तो अपना अपना अकेला अकेला कहानी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्लोज रख दिया और आप कहां खड़ोगे, सबसे पहले नियर फील्ड में, नजदीक में। जब हम इसके नियर बाय देखेंगे इसको नजदीक से, तब आपको क्या लगने वाला है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेगी, यहां से निकलेगी और इधर एंटर कर जाएगी इससे थोड़ा सा दूर को एंटर करेगी, है ना पुत्र। ये वाली भी कुछ ऐसा ही करेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत। ये वाली कहां जा रही होगी, जब हम नजदीक में खड़े हैं, नजदीक में खड़े हैं तो भैया ये भी जाएगी इधर को, लेकिन नेगेटिव चार्ज ने उसको अट्रैक्ट करना है, तो कहीं दूर जाके ये ऐसे एंटर करेगी, ये भी कहीं दूर जाके कहीं ऐसे एंटर करेगी, ठीक है पुत्र। अब नजदीक वाले को क्या लग रहा है, नियर बाय पर्सन को क्या लग रहा है, जब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि यार +2q चार्ज के अंदर से सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, यहां से बाकी जो 4 निकली थी वो तो इधर चले गए। अब हम जाते हैं दूर, फार। जब आप दूर चले जाओगे तब आपको ये अलग अलग चार्ज नहीं दिखेंगे, दूर चले गए ना पुत्र, तो एज अ सिस्टम दिखेंगे, एज अ सिस्टम। अगर आपको एज अ सिस्टम दिख रहे हैं तो इनके ऊपर नेट चार्ज कितना दिख रहा होगा सर, अलजेब्रिकली ऐड कर लो, +2q -q, इट विल बी +q। तो इसको सिर्फ +q दिख रहा है पुत्र, तो +q चार्ज वाले को, यानी कि जब वो दूर में खड़ा है, इस पूरे को एज अ सिस्टम नजर आ रहा है, एज अ सिस्टम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जब ये दूर हुआ तो उसको क्या लगा कि यहाँ पे जो +q चार्ज है इससे सिस्टम से बाहर, देखो ये तो पुत्र ये सिस्टम के अंदर ही रह गई, बाहर तो नहीं निकल पाई ना,
तो सिर्फ यही 2 और 2 4 4 ही निकली होंगी। तो देखने वाला सोच रहा है, अभी आपको ये लग रहा है ये ठीक है बात, ये बात ठीक लग रही है आपको, है ना? लेकिन देखने वाले को ऐसा नहीं लगेगा, उसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो दिखेंगी, बट वो इधर से ही थोड़ी जाती दिखेंगे, अगला इधर से कहेगा, क्योंकि उसको तो पूरा सिस्टम दिख रहा है, एज अ होल सिस्टम, एज अ होल सिस्टम। तो क्या होगा, उसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ना, सेम डायरेक्शन सेम एंगल्स, ऐसा होना चाहिए कुछ जब निकलेंगी। तो उसको असलियत में ऐसी नहीं, कैसी दिखनी चाहिए, सपोज ऐसी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा ऐसे होगा, देखो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये निकली नेगेटिव की तरफ, फिर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये कहीं में एंटर ना कर पाई तो वो यहां से निकल गई, ये यहां से गई, ये भी भैया ऐसे करके निकल गई। तो अल्टीमेटली उनको ऐसी दिखेंगी, 2 ये जा रही हैं, ये वाली 2 आउटर ऑफ द सिस्टम यहां से निकल गई, तो उनको कुछ इस तरीके से विजुअलाइज होंगी।